नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल तिवारी प्रेस मैन न्यूज एजेंसी से। आज हम आपको मिलवाते हैं आभा सक्सेना जी से, जो किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। संगीत के क्षेत्र में उनका बहुत ही अच्छा नाम है। शास्त्रीय संगीत में आपकी बहुत अच्छी पहचान है। आपने 3-4 किताबों की रचना भी की है और अभी भी संगीत क्षेत्र में आप लगातार सक्रिय हैं, कुछ ना कुछ करते रहे हैं। तो हम आज अपने दर्शकों से आपसे रूबरू कराते हैं और कुछ बातचीत करते हैं। क्या ख़ास है आपके जीवन में, क्या ख़ास रहा, कुछ घटनाएं, कुछ उनके बारे में जानते हैं और आइए उनसे हम बात करते हैं। जी, मैं आभा सक्सेना हूँ। मेरा शास्त्रीय संगीत से क्या, मेरा बचपन से, जब से छोटी सी थी तब से डांस सीखना शुरू किया। मेरी मदर को बहुत शौक़ था कथक का, तो उन्होंने सिखाना शुरू किया और धीरे धीरे जैसे जैसे बढ़ती गई तो डांस। कितने साल की रही होंगी तब स्टार्टिंग किया? मैं 2 साल 2 महीने की उम्र में मैंने डांस सीखना शुरू किया था। 2 साल 2 महीने? जी, मैंने 8 तक की गिनती उसी में सीखी थी। अच्छा, कथक से और फिर उसको 16 तक किया था। लेकिन थोड़े दिनों के बाद, जब प्रभाकर करने के बाद डांस नहीं चला मेरा। तो और हमारे फादर को भी स्टेज पे बहुत डांस वगैरह ज़्यादा पसंद नहीं था। तो फिर मैं म्यूज़िक में आ गई, वोकल गायन सीखा और गायन में मैंने विधिवत शिक्षा ली। पंडित राम सेवक तिवारी जी हैं, पंडित सियाराम तिवारी जी के जो भाई साहब हैं, उनसे लिया। वो घर पे मुझे, उन्होंने करीब 7-8 साल उन्होंने मुझे घर पे ही सिखाया। घर पे आते थे वो मेरे, और मैंने उनसे पूरी विधिवत शिक्षा ली। और इसके बाद फिर मैं कॉलेज में जब पहुंची तो कॉलेज में मुझको पंडित SS बोडस जी जो थे। कौन से कॉलेज? जोहारी देवी गर्ल्स डिग्री कॉलेज। अच्छा, वहाँ संगीत MA में था, तो वहाँ से मैंने MA किया। कौन सा सन रही? यार ये सन रहा होगा 72-73 में की बात है। अच्छा। तो फिर उसके बाद फिर मैंने मेरा, क्योंकि मैंने टॉप किया था तो इसलिए मेरा सीधा वहाँ से AND डिग्री कॉलेज में मेरा अपॉइंटमेंट हो गया। मैं डिग्री कॉलेज में लेक्चरर हो गई और वहाँ पे मैंने अध्यापन कार्य किया। लेकिन शादी के बाद मुझे कानपुर छोड़ना पड़ा और मैं लखनऊ आ गई। अच्छा। और काफ़ी साल तक कुछ ऐसे ही रही लाइफ, क्योंकि बाहर का, हमारे हस्बैंड डायरेक्टर GSI जॉर्जिकल सर्वे ऑफ इंडिया में, तो उनका बाहर का आना जाना रहता था, तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस रहा। फिर धीरे धीरे मैंने शुरू किया। मैं डिग्री कॉलेज, महिला डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी भी पढ़ाया मैंने, क्योंकि मेरा पहला MA साइकोलॉजी में था। अच्छा। उसके तो हम जानना चाहते हैं कि आपका जो फैमिली ग्राउंड और कहाँ पर आपका निवास है? लखनऊ के हैं आप लोग या फिर? नहीं, मेरा घर कानपुर में था, मायका, लेकिन हम सिटी या गाँव में है? सिटी में है? सिटी में। अच्छा। हाँ, और लखनऊ में मेरा ससुराल है। मेरी ननिहाल लखनऊ की है। मेरी मदर ने भातखंडे से भी शारद किया था, सितार में। अच्छा। हाँ, क्या बात, तो मतलब इलियास आपका? हाँ, मेरी मदर की तरफ से मुझको संगीत का शौक। और देखा जाए तो आपके जो रिश्तेदारी में भी संगीतकार लोग जी हैं। जी, हमारे ननिहाल साइड में संगीत प्रेमी सब थे और संगीत का था। बचपन में मैंने रेडियो के और प्रोग्राम, TV के भी प्रोग्राम्स किए काफ़ी सारे। फिर जब लखनऊ आ गई शादी के बाद, तो फिर काफ़ी दिन नहीं रहा। फिर मैं साइकोलॉजी में थी, तो मैंने डिग्री कॉलेज में साइकोलॉजी पढ़ाई 5 साल। इसी बीच मैंने मेंटली वीक जो चैलेंज बच्चे थे उनके साथ मैंने एज ए म्यूज़िक थेरेपिस्ट भी काम किया और बहुत सक्सेसफुल काम था, बहुत अच्छा था और बहुत अच्छे बच्चों के रिज़ल्ट्स आ रहे थे। बहुत ही संगीत को थेरेपी के रूप में यूज़ करना जो था वो मेरे लिए एक अच्छा चैलेंज था और मेरा इंटरेस्ट भी बना। लेकिन फिर मैं जो थी वो नॉर्मल बच्चों के कॉलेज में आ गई और मैं संगीत की शिक्षा देने लगी और मैंने बहुत लंबे समय तक संगीत शिक्षण में रही। और उसी दरमियान मैंने BA और MA की क्लासेस को पढ़ाना शुरू किया और पढ़ाती रही। और पढ़ाते पढ़ाते ही कई बार क्या था कि, हालांकि मैंने संगीत में रचनाएं तो मेरी, जब मैं खुद पढ़ती थी, MA कर रही थी, तो बोडस जी ने उन्होंने बहुत प्रेरित किया, तो मैंने तभी से कुछ रचनाएं बनानी शुरू कर दी थी। कितने? मैं जब BA और MA में पढ़ रही थी तभी मैंने रचनाएं बनाई हैं। अच्छा। काफ़ी सारी, और उनकी ही प्रेरणा थी, तो उन्होंने बहुत सराहा, बहुत खुश हुए। तो उस वक़्त भी मैंने अभोगी कांडला, कलावती
और ये सूर मल्हार और बहुत सारे ऐसे राग थे जिनमें मैंने बंदिशें बनाई थी, और उन्होंने इतना पसंद किया बोरस जी ने कि उन्होंने पूरी क्लास को फिर वही बंदिशें सिखाई भी। और बाद में उन्होंने मुझसे एज ए गुरु दक्षिणा उन्होंने मुझसे वो मांगी, और मुझको उन्होंने बताया कि संगीत हाथरस में छपवाओ इसको। उस वक़्त मेरा आभा गुरहा के नाम से मेरी रचनाएं छप रही थी संगीत मैगज़ीन में। पर उसके बाद फिर जब मैं सिखाना शुरू किया तो कभी कॉलेज में कुछ होता था, कभी स्वागत गीत चाहिए तो कभी देशगान चाहिए तो कभी फोक्स, तो उस दरमियान भी कुछ रचनाएं बन गई और मैंने उसको भी कंपोज किया और सक्सेसफुली मैंने उसको बच्चों से सिखा के परफॉर्म कराया। और जब मैं सिखा रही थी बच्चों को, ये क्लासिकल भी सिखा रही थी, तो भी कभी कभी कुछ अच्छा बनता था और रचना आ जाती थी, और मैं क्लास में ही बच्चों को सिखा देती थी। धीरे धीरे ये हुआ कि वो बहुत सारी रचनाएं इकट्ठा हो गई, और मेरे बच्चे स्टूडेंट्स मेरे कहने लगे कि मैम इतना सारा आपका काम है, इतनी सारी रचनाएं, आप इसको किताब में कर दीजिए, नहीं तो ये बेकार हो जाएंगी। तो मुझको भी ये लगा कि मेरी 2 बेटियां हैं और दोनों बाहर है, विदेश में है, और दोनों संगीत में हैं तो बहुत अच्छी, लेकिन वो इससे जुड़ी हुई नहीं है, वो दूसरे अपने प्रोफेशंस में है। तो मुझे लगा कि मेरे बाद तो ये सारी रचनाएं बेकार हो जाएंगी। तो मुझे आइडिया अच्छा लगा, और मेरे हस्बैंड जो है उन्होंने भी मेरा सपोर्ट किया इस बारे में, क्योंकि बगैर उनके सपोर्ट के तो नहीं हो सकता था। तो उन्होंने भी कहा कि हाँ ठीक है तुम करो। तो फिर शुरुआत मेरी ये एमए की किताबों से हुई। ये दोनों नव्य संगीत प्रवीण भाग 1, उठा के दिखाइए। नव्य संगीत प्रवीण भाग 1 और भाग 2, इसमें 64 राग है। 32, एक में 30 राग है, एक में 34 राग है, 64 राग है। और इनमें मेरी सारी रचनाएं मेरी अपनी हैं, बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, धमार, तराना, चतुरंग, तिरवट, ठुमरी, ये सारी मेरी अपनी रचनाएं हैं इसमें। तो ये जब मेरी छप गई तो उसके बाद फिर सिखाने में कई बार बच्चे जो बेसिक बच्चे थे उनके साथ में प्रॉब्लम आती थी, तो कॉन्सेप्ट नहीं क्लियर थे उनके, तो उसके लिए मैंने ये किताब जो थी नव्य संगीत प्रवेशिका, इसमें मैंने ये स्टार्टिंग की, इसमें मैंने शुरू में बेसिक कॉन्सेप्ट को दिखाने के लिए हिंदी में ये लिखी है किताब। लेकिन इसमें बेसिक जो चीज़ें होती है, जो ज़रूरी होती है, जैसे छोटी छोटी बातें बच्चे नहीं समझ पाते, उनको बहुत सिंपल भाषा में, जैसी मैं क्लास में पढ़ाती थी उसी तरीके से मैंने इसमें लिख के, और इसमें 14 रागों को भी मैंने शामिल किया जो बेसिक राग है। इसमें भी मेरी बंदिशें हैं सारी, ध्रुपद भी है, लक्षण गीत भी है, स्वर मालिका भी है, और बड़े ख्याल, चतुरंग, ये देखिए चतुरंग है, और बहुत सारी रचनाएं हैं, भजन भी है, और ध्रुपद, धमार, इस तरीके से ये सारे। और साथ में मैंने तालों के ऊपर भी काफ़ी डिटेल बच्चों को समझाया है कि कौन सी ताल किस लिए है, उसका किस गायन शैली में उसका उपयोग होता है, किस वाद्य पे बजाई जाती है, डिफरेंस क्या है, जो जल्दी से बच्चे नहीं समझ पाते उनको सिंपल भाषा में मैंने समझाने की कोशिश की। ये है कि इनमें जो रचनाएं हैं वो सब मेरी अपनी हैं। और इसके बाद ये मैं बाहर गई थी, इंग्लैंड में थी, तो वहाँ के बच्चों को से भी रूबरू हुई, उनसे भी बात हुई, वहाँ की जो वाइस चांसलर थी उनसे भी मेरी बात हुई। तो उन्होंने कहा कि आप बुक्स लिखती है, बहुत अच्छी बात है, अगर आप एक इंग्लिश में बुक लिख दें और जो हमारे बच्चों को कॉन्सेप्ट बेसिक्स क्लियर हो जाए तो बहुत अच्छा है। तो उन्होंने मुझको मोटिवेट किया और मैंने ये इंग्लिश में एक बुक लिखी। इसमें बेसिक्स के ऊपर ही है सारी चीज़ें, और मैंने इसमें लाइफ स्केचेस भी दिए हैं। साथ में मैंने बंदिशें जो अपनी हैं उनको रोमन में इस तरह से लिखा है कि जो हिंदी नहीं भी जानते हैं उनको वो समझ सके। बहुत काफ़ी अच्छी खासी इसमें मेहनत हुई है, लेकिन मैंने ये उन बच्चों के लिए ये समर्पित है जो बच्चे हिंदी नहीं जानते हैं और लेकिन वो संगीत को समझना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं। इंडियन संगीत जो है, जो हिंदी भाषी नहीं है, तो वो भी चाहे यहाँ के हों चाहे बाहर के। और ये मैंने ई बुक भी है, ये आप इंटरनेट पे भी। इसमें भी मैंने तालों 14 तालों को मैंने इसमें भी लिया, ताल सेक्शन है पूरा, इनको तालों को समझाया है पूरी तरीके से। और अभी ये मेरी लेटेस्ट अभी किताब छपी है, ये नव्य संगीत पारंगत। इस पे भी, इसमें 18 राग है। ये वो राग है जो इंटरमीडिएट में और कुछ राग बीए में भी आते हैं, तो
कि उस लेवल को लेके मैंने इसमें 18 रागों पे बड़े ख्याल, छोटे ख्याल, ध्रुपद, धमार, चतुरंग, तिरवट और मिलते जुलते रागों के बारे में, निबद्ध, आलाप, तान जो बच्चों को दिक्कत आ जाती है तो वो भी है, ताकि ये है कि समझ लें किस तरह से बनते हैं। फिर तो जो जो आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप खुद से जो उपज होती है तो आप उस हिसाब से करेंगे। लेकिन उदाहरण के रूप में सारे हैं, धमार भी है, ध्रुपद भी है। मतलब संगीत को अगर बहुत सरलता से समझना है हाँ, तो आपकी किताबें बेटर है। किताबें इस लायक हैं कि आप उससे एक तो समझ भी सकते हैं, दूसरा कुछ नया अगर आपको चाहिए है कुछ, इसीलिए मेरी किताबों का नाम भी नव्य संगीत है, नव्य से है, ताकि कुछ अगर नई बंदिशें, नई चीज़ें कुछ चाहिए है। और लेकिन मैंने बहुत ध्यान रखा है कि राग की शुद्धता बनी रहे, राग का जो शास्त्रीयता है वो बनी रहे, यहाँ तक कि आलाप तान में कहीं पे भी राग जो है अपनी जगह से हटे नहीं। और वो कुछ आप कहना चाह रही हो पब्लिक से, ऐसे कोई घटनाएं हैं या ऐसी कुछ बातें हैं जो बताना चाहें? हाँ, कुछ कभी कभी जैसे कुछ रचना कर रहे हैं, कोई चीज़ कर रहे हैं, तो कभी कभी ऐसा लगता है जैसे कि कोई प्रेरित कर रहा है, कोई है, ऊपरी शक्ति है कोई। क्योंकि हम कभी सोच रहे हैं कि हम ये चीज़ करेंगे, हम ऐसा बनाएंगे, लेकिन उस समय नहीं बन रहा होता है जी। लेकिन कई बार होता है कि मैं उसको सोचते सोचते सो जाती हूँ और सोते सोते पे वो चीज़ जो है वो मुझे लगता है, और लगता है कि ये तो कल्पना साकार हो गई। और मुझे शब्द, क्योंकि मेरी किताबों में शब्द भी मेरे ही हैं और जो बंदिशें हैं वो बंदिशें भी आपकी हैं। वो शब्द और स्वर रचना और स्वर संयोजन और शब्द ताल सब कुछ मेरा अपना ही है। तो कई बार परिस्थिति आती है, अभी मैं एक बंदिश बना रही थी चारुकेशी में, राग चारुकेशी अभी नया अप्रचलित राग है, तो उसमें ही बना रही थी। तो बनते बनते एक बहुत अच्छी बंदिश बनी और 18 मात्रे में थी। चलिए कुछ दर्शकों को सुना दीजिए। अरे अभी रुक जाइए, ऐसे सुना नहीं पाऊंगी, अभी तो बना ही रही हूँ, अभी तो कर रही हूँ, काम कर रही हूँ। तो लेकिन ये सडनली कुछ ऐसा लगा, प्रेरित लगा हुआ। कई बार मुझे लगता है कि अभी भी मेरी मदर की डेथ हुई है पिछले साल 7 जनवरी को, जो कि जिनका आशीर्वाद था मेरे ऊपर, वो बहुत खुश होती थी मेरी हर चीज़ को देख के। अच्छा। तो बहुत बार लगता था कि उनका आशीर्वाद आ रहा है, या मेरे गुरु जो हैं, या कभी कभी ऐसा लगता था कि कोई है तो देवी माँ है, जिनका कि सडन कुछ क्षण के लिए एकदम से लगता था, और उससे मैं एकदम, जैसे कहते हैं ना, भाव विभोर हो जाना। तो ऐसे क्षण आए हैं बहुत बार रचना करते समय में कि ऐसा लगा और मुझे अच्छा लगा। और संगीत तो आप जानते ही हैं कि ऐसे ही है, हाँ, चीज़ें ही ऐसी हैं कि आपको अंदर से प्रेरित करती हैं और आप अंदर तक टच हो जाते हैं। कभी कभी खुद ही अपनी ही चीज़ को, जब मैं बाद में पहले जिस समय बना रही होती हूँ तो लगता है कि कुछ ऐसा खास नहीं किया है, लेकिन जब मैं सिखा रही होती हूँ, जब मैं दूसरे को सिखा रही होती हूँ, अभी मैंने शिवरात्रि पे ही एक बंदिश बनाई थी मारवा पे, तो तब लगता है कि हाँ, मैंने कुछ अच्छा बनाया, ये तो कुछ अच्छा बन गया। तो ऐसे कई बार होता है, चीज़ें आती है, कभी हम सोच रहे होते हैं कुछ कि ऐसा बन जाएगा, पर उस वक्त नहीं बनता, लेकिन सडनली बन जाता है। तो हम ज़रूर सोचते हैं कि ये कहीं ना कहीं भगवान की कृपा है। माता रानी की। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके।